waves of the Titanic Sea. Your blessings we seek. Your praises replicate you as the protector of India's fate. Jai He, Jai He, Jai He. Victory forever to you. रहे हमेशा खुशहाल, करें अपने स्वास्थ्य की देखभाल। देखिए कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य हर सोमवार शाम 4:35 पर डीडी मध्य प्रदेश पर। नमस्कार। दूरदर्शन के सजीव फोन इन कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस कार्यक्रम में विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर विशेषज्ञ की राय से अवगत कराते हैं। आज हमारा प्रोग्राम बहुत ही विशेष है। हमारे प्रोग्राम में आज हम बातचीत करेंगे प्रदेश में कोरोना नियंत्रण की। आप देख रहे हैं कि हर तरफ हर गतिविधियाँ चालू हो चुकी हैं। प्रदेश में हर तरीके की रोग जो है अब हट चुकी है। लोग सिनेमाघरों में फिर से जाकर पिक्चर देखने लगे हैं। लोग शादियों के अंदर पूरी संख्या के अंदर सम्मिलित हो रहे हैं और जगह जगह मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और भी जो समारोह हैं वे अच्छी तरीके से हो रहे हैं। और प्रदेश के अंदर बच्चों के अंदर टीका जो है वो टीकाकरण भी जो है तेज़ी से बढ़ गया है। प्रदेश में कोरोना नियंत्रण करने में काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। प्रदेश ने पहली लहर का सामना किया, फिर दूसरी लहर का सामना किया और बाद में अभी भी सुनाई पड़ रहा है कि कोई और एक वायरस आने की कगार पर है, लेकिन फ़िलहाल राहत की सांस है। इस पूरी जर्नी में जो साथ रहे प्रदेश में, जिन्होंने स्वास्थ्य की कमान संभाली, डॉक्टर सुदाम खाड़े साहब वो आज हमारे बीच में हैं, जो वर्तमान में हेल्थ के कमिश्नर हैं, आयुक्त हेल्थ हैं। लेकिन जिस समय कोरोना की पहली लहर आई थी तब वे उस समय मेडिकल डायरेक्टर थे। तब उन्होंने जो है टेस्टिंग लैब की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी करी थी और आज भी वो हर मौक़ों पर बच्चों में टीकाकरण के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। तो कैसे हुआ कोरोना का नियंत्रण प्रदेश के अंदर, क्या क्या चैलेंजेस सामने आए, आज उन सब सारी बातों को रिकैपिचुलेट करने का, उन सब पर दोबारा से चर्चा करने का समय है। हम जानेंगे और आगे भी ये चर्चा लोगों को बताएगी कि कैसे हमें सावधानी बरतनी है और कौन कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं और उनका कैसे नियंत्रण किया जाए। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जैसा कि मैंने बोला कि कोरोना नियंत्रण जो आज का हमारा विषय है, तो वास्तव में देखा जाए तो आप चूँकि शुरुआत से ही कोरोना के अंदर जुड़े रहे एज ए मेडिकल डायरेक्टर, अभी आप कमिश्नर हेल्थ हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस आपने देखे और कैसे उन चुनौतियों का सामना किया? धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये बहुत ही राइट समय है क्योंकि लगभग 2 साल हमने कोरोना में बीते हैं और 3 लहरों का हमने सामना किया है। जी जी। और आज की डेट में हमारे सामने वो चैलेंजेस नहीं हैं जो 2 साल पहले थे। अब वो हमारे लिए इस इतिहास को समझना और कैसे नियंत्रण हुआ उसको समझना बहुत ही आवश्यक है। जी जी। जैसे आप जानते हैं कि पहली लहर में शायद किसी को कुछ भी जानकारी नहीं थी। बिल्कुल एक जैसे कहते हैं ना हम कि एक अदृश्य भय हर जगह पे फैला हुआ था। ऐसी स्थिति में स्ट्रैटेजी करना बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज था। उसको स्ट्रैटेजाइज करके बाकी जो भी प्रिवेंशन के और ट्रांसमिशन को रोकने के जो चेन होती है उसको तोड़ने के पूरे प्रयास किए गए। जी जी जी। भारत सरकार से लेकर मध्य प्रदेश सरकार तक। और उसके बाद हम तब ध्यान में आया कि पहली लहर में कि इस चुनौती को अगर लगातार इससे लड़ना है, इस अदृश्य शक्ति से, तो हमको सिर्फ लोगों के सेवा के साथ साथ हमारी हेल्थ सिस्टम को वो बहुत अच्छे से सुदृढ़ करना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर साहब, कैलकाटा से बहुत दूर से एक दर्शक जुड़ गए हैं कोई सवाल पूछने के लिए, सौरभ पाठक जी, उनका सवाल ले लेते हैं।
आपका स्वागत है सौरभ जी, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग। गुड मैं इवनिंग। तारा पाठक कोलकाता से बोल रहा हूँ। जी जी। कोरोना वायरस में ज्यादा म्यूटेशन देखा गया है, निपाह जैसे वायरस में नहीं। मेरा प्रश्न है, कोरोना वायरस में ही इतना म्यूटेशन क्यों हो रहा है? थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप तो चिकित्सक भी हैं और एमडी मेडिसिन भी ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस में इतना म्यूटेशन क्यों हो रहा है? ये वायरस 4 वायरसेस का कंपैरिजन किया गया था WHO द्वारा, जी जी। जिसमें जैसे हमारे सुनने वालों ने भी कहा था कि निपाह में इतना नहीं है, वैसे ही पोलियो का भी देखा गया था, सार्स का भी देखा गया था और इसका भी देखा गया था। जी जी। तो म्यूटेटिंग और जो इस वायरस की जो वो थी म्यूटेटिंग कैपेसिटी, वो असीमित थी, जी जी। जिसके अगर हम उसका एक ग्राफ देखें तो एक ब्रूम जैसा ग्राफ था। पोलियो का बिल्कुल लिनियर ग्राफ होता था म्यूटेशन का। तो ये इसके स्पाइक प्रोटीन और हर प्रकार के जो अंदर कोर होता है उसमें सबसे अधिक इसमें म्यूटेशन होते थे। उसका कारण ये है कि मोस्ट वोलाटाइल वायरस ये माना जाता है जी, ये कोरोना वायरस, और यही उसका कारण था। और एज़ कम्पेयर टू बाकी वायरसेस ये वाकई ही म्यूटेटिंग है और अभी भी म्यूटेशन उसके चल रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे कि आप लोगों ने वैक्सीनेशन शुरू किया था, आमतौर पर ऐसा कहते हैं ना कि जो वायरस बार बार अपना स्वभाव बदलता है उसके लिए वैक्सीन बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन हमने ये देखा कि दोनों वैक्सीन के बाद जिन लोगों ने 2 वैक्सीन लगा ली थी, अगर वो कोरोना से संक्रमित हुए थे तो उनके ऊपर घातक प्रभाव बहुत कम पड़े थे, बनस्पत उनके कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी तो वो लोग जो हैं काल कवलित हो गए थे। तो कहीं ना कहीं म्यूटेशन के बावजूद भी जो वैक्सीन्स हमारे देश ने दूसरे देशों को निर्यात भी करी, ये वैक्सीन कारगर रही। एज ए मेडिकल एक्सपर्ट आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली, क्योंकि म्यूटेशन जरूर होते हैं कि लेकिन सभी प्रोटीन्स में इसमें म्यूटेशंस नहीं होते हैं। कुछ भागों में उसके म्यूटेशन होते रहते हैं, आपने अलग अलग उसके नाम सुने हैं। जी जी। लेकिन जो बेसिक उसके कोर और प्रोटीन्स होते हैं जिसमें डीएक्टिवेटेड वायरस के माध्यम से वो किए गए थे अलग अलग प्रकार के वैक्सीन, वो काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ उसमें, और वैक्सीन अभी भी कारगर हुए हैं अलग अलग कंट्रियों में। और सबसे बड़ा तो एग्जांपल भारत है, जिसमें हमने काफ़ी वैक्सीन यहाँ बनाई हैं। अभी जो कार्बेवैक्स आई है वो भी भारत में ही बनी हुई है, जो बच्चों के लिए आई हुई है। ये बहुत बड़ा काम इसमें R&D में हुआ है। और डेफिनेटली जो दूसरी और तीसरी लहर में हमने देखा उसमें कि ये इसका डेफिनेटली जिन लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है, पूरा वैक्सीनेशन हुआ है, तो उनको या तो बीमारी कम रही, सिवेरिटी कम रही, और उनके डेथ में परसेंटेज में डेफिनेटली कम रहा है इसमें। बहुत ही सही बात बताई डॉक्टर सुदाम खाड़े साहब ने। और साथ ही एक संदेश भी देना चाहते इसी माध्यम से कि जो लोग अभी वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं कराया और जो अभी बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गए हैं, और वैक्सीनेशन की दरों में हम जो कमी देख रहे हैं, कायदे में उन लोगों को भी सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि ये वायरस अपनी मतलब चीज़ों को बदलता रहता है और कोई बड़ी बात नहीं कि कोई और वायरस आ जाए। इसलिए वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, क्योंकि वैक्सीनेशन होने से आपका शरीर सुरक्षित हो जाता है। बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे बहुत ही एक नियमित दर्शक हैं नंद स्वरूप मिश्रा जी, उनका सवाल ले लेते हैं, वो लाइन पे जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका नंद स्वरूप जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो। सबसे पहले जब कोरोना वायरस आया जी तो गाँव में एकदम कैसा माहौल था कि ये वो ओमिक्रॉन आया, वेरिएंट वायरस आया, तो ये तो दूसरे जो 2 डोज लगवाए थे तो अगर इसके अलावा अगर कोई और वायरस आने वाला तो हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए जिससे ये पनपने न पाए? जी जी जी। डॉक्टर साहब, जैसे ये कहने कोई अलहदा या कोई और वायरस, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के मन में प्रश्न हमेशा आता है, और कई डॉक्टरों के और पेशेवर लोगों के दिमाग में प्रश्न आता है। और जैसे कहा है कि पिछले इस 21वीं सदी की जो और 20वीं सदी की लास्ट में जो हमारा इतिहास रहा है, उस हमने देखा है कि हर 2-3 साल में कोई ना कोई वायरस आता है जी। हमारे पास कई जूनोटिक डिसीजेस, हमारा बर्ड फ्लू हमने सुना नहीं था कभी, निपा वायरस के बारे में सुना नहीं था हमने। बीच में अलग अलग वायरसेस जो आए थे, सार्स वगैरह, इसके बारे में हमने सुना नहीं था। और कोरोना तो पेंडेमिक की रूप ले गया है यहाँ पर। बिल्कुल। इसके साथ साथ बीच बीच में डेंगू जैसे अलग अलग वेक्टर बॉर्न डिसीजेस भी आते रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये सही है कि जिस प्रकार की इकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, पूरे उसमें क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, तो काफ़ी साइंटिस्ट भी ये बताते हैं कि आने वाले समय में इस प्रकार की वायरस या अलग प्रकार के इन्फेक्शंस जो एनवायरमेंटल को जहाँ डिस्टर्बेंस होता है, वो आने की संभावना बड़ी हमेशा बनी रहती है। जी जी। क्योंकि इकोलॉजिकल सिस्टम को हम कहीं ना कहीं तरीके से हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो भविष्य में हमको
हमेशा एक तो एक विभाग की भी हमारी जिम्मेदारी की सर्विलेंस रखे। तो हम ऑलरेडी एक शासकीय तौर पर इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम चला रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की अगर कोई इशू इस प्रकार की नई चीज़ आए, तो कोई इंसिडेंस हो जाए, एपिडेमिक आ जाए, कहीं को आउटब्रेक हो जाए, तुरंत हमको पता चल जाए। जी जी जी। क्योंकि सबसे पहले पता चला और उनका प्रिवेंशन और कम्युनिटी स्प्रेड रोकना सबसे बड़ा काम है। आम आदमी की जहाँ तक बात है, हमने भी काफ़ी चीज़ें अब सीखी है कि हाँ, लगातार हाइजीनिक और सैनिटेशन मेंटेन करना ये बहुत बड़ी बात है। ना सिर्फ एक वायरसेस के लिए नहीं, कि अदरवाइज भी वो हमको रखना चाहिए। ये सिर्फ वायरसेस ही नहीं, लेकिन बैक्टीरियल, फंगल और कई प्रकार के इन्फेक्शन को रोकता है। अनावश्यक हाथ जो हम बार बार यूज़ करते हैं, उसको भी रोकना बहुत आवश्यक है। और तीसरी बात, जो न्यूट्रिशन का भी हमने देखते हैं कि अगर बच्चों में भी अगर इस प्रकार की इस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम कहें कि एक ज़िंदगी का अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इसको अगर इस्तेमाल करेंगे हम, तो शायद बच्चों में न्यूट्रिशन का भी काफ़ी सुधार आया है। क्योंकि इन्फेक्शंस कम होते हैं, सबएक्यूट इन्फेक्शंस लोगों को पता नहीं चलते हैं, ये भी उसको ठीक हो जाते हैं। और एक हमारे लिए अभी एक आचार संहिता बन गई है कि हम इस प्रकार की अनावश्यक भीड़ से दूर रहें, मास्क का उपयोग करें, हाथ समय समय धोते रहे। जैसे कि हमारी परंपरा रही है भारत में, कि उस परंपरा का हम फिर से एक इस्तेमाल करें, यूज़ करें। और जब भी किसी प्रकार की, और जो एज डॉक्टर के नाते कहना चाहूँगा, किसी प्रकार कोई सिम्टम हो, कोई बीमारी हो, तो आप छुपाएं नहीं, जरूर डॉक्टरों को दिखाएं, ताकि इसका निदान हो सके, सिस्टम को पता चले कि ऐसे कोई बीमारी तो नहीं है। बहुत ही सही बात कही डॉक्टर साहब ने कि जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हैं, जो कोरोना वायरस के टाइम पे लोगों ने इतनी मुश्किल से सीखे थे, उसको भूलने की ज़रूरत नहीं है। उन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में आप इनकॉर्पोरेट कर लें। जैसा कि साहब ने बताया कि आपको मास्क लगाना है, आपको बार बार हाथ धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, ये सब चीज़ें आप अगर करेंगे तो अपने आप को बचाए रखेंगे। और दूसरा एक जो बड़ी बात बताई कि न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, व्यायाम आप करते रहेंगे, तो आपके शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी। और कोरोना वायरस संक्रमण के अंदर भी ये देखा गया कि जिन लोगों के शरीर में अच्छी प्रतिरोधक क्षमता थी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुकाबला किया इसके अच्छी तरीके से। हेमराज जी नर्मदापुरम से हमारे साथ जुड़ गए, उनका सवाल ले लेते हैं। स्वागत है हेमराज जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं हेमराज यपुरिया बात कर रहा हूँ रांची गाँव से। जी जी सर, सभी को दोनों डोज लग चुकी है, लेकिन सर मेरा प्रश्न ये है कि बूस्टर डोज भी क्या सभी को लगेगी आगे चल के, इसके बारे में मुझे बताएं सर। अभी बूस्टर डोज के बारे में अभी हमने फ्री कर दिया है अडल्ट लोगों को भी। और जहाँ तक वो बच्चों के बारे में अभी उसके निर्देश नहीं आए हैं, लेकिन आने वाले समय में कोरोना का इन्फेक्शन, उसका संक्रमण का रेट, उसे ध्यान में रखते हुए उसमें डिसीजन लिया जाएगा, जो भारत सरकार हमको बताती है। बूस्टर, जैसा कि सर ने बताया कि बूस्टर डोज पहले हेल्थ वर्कर को तो लगी गए थे, और अभी बूस्टर डोज एडल्ट लोगों के लिए तो है ही यहाँ पर। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी हाल ही में आपने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो है बच्चों के अंदर टीकाकरण की शुरुआत करी थी। तो बच्चों के टीकाकरण में जो मैं समाचार पत्रों में देख रहा था कि जितना आप लोगों ने अपेक्षा करी थी उससे कम रिस्पॉन्स आया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लोग लापरवाह हो गए हैं, या इस तरीके का जो रिस्पॉन्स है पब्लिक की तरफ से, ये आप लोगों को कितना चिंतित करता है? मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य है जिन्होंने लगातार अभियान के रूप में वैक्सीनेशन का बहुत अच्छा काम किया है, और देश के टॉप राज्यों में मध्य प्रदेश है जी। अलग अलग जो लगभग 9 से 10 हमने अलग अलग प्रकार के अभियान चलाए, उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर मुश्किल से मुश्किल जगहों पर जाकर वैक्सीनेशन करवाया। और एक समय तो शायद ऐसा आया था जब देश में प्रदेश जो है नंबर 1 था। हाँ, और क्योंकि इतना बड़ा राज्य है, फाले हमारे हैं, नदी पार करके पहाड़ पे चढ़ के लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया है। अब बहुत आसान है, क्योंकि 12 से 14 साल की उम्र बच्चों को वैक्सीनेशन कर रहे हैं। मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आप ये बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि आप भी जानते होंगे कि जब अडल्ट्स और बड़े लोगों के लिए वैक्सीन आया था, तो अभिभावक हमेशा हमको पूछते बच्चों का वैक्सीन कब आएगा। सही बात। अब वैक्सीन आ चुका है, तो आपसे मैं पुनः गुजारिश करूंगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास पर्याप्त डोज है, हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स बने हुए हैं, किसी भी प्रकार का कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, और कोई भी साइड इफेक्ट होता भी है तो उसको ठीक करने के लिए हमारे पास व्यवस्था है। आप आइए और इस वैक्सीनेशन के महाअभियान में जल्द से जल्द, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 30 लाख लोगों को वैक्सीनेशन करने का टारगेट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। हम चाहे तो 1 सप्ताह में उसको समाप्त कर सकते हैं, और जैसे पहले अभियान में हमने काम किया था, उसको भी हम, हमारी जो ऑलरेडी काम करने की पद्धत है, उसको हम आगे बढ़ाते हुए हम 100% वैक्सीनेट करेंगे और अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित बनाएं।
बहुत ही सही बात कही डॉक्टर सुदाम खाड़े ने कि एक समय में जब जब डर रहे थे लोग तब तो वैक्सीन के लिए मारामारी हो रही थी, और उस समय लोग तीसरी लहर में लग रहा था कि शायद बच्चे प्रभावित होंगे, तो लोग बहुत ज़्यादा चिंतित थे और बार बार पूछते थे कि बच्चों को वैक्सीन कब लगाई जाएगी। और अब जब वैक्सीन उपलब्ध है तो एकदम से लापरवाह होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वैक्सीन लगाएंगे तो डेफिनेटली सुरक्षित रहेंगे। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन बचपन से चलता है, 15-20 टीके लगते हैं और टीके जो है कभी भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इसलिए आपको चाहिए कि आप इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और अपने बच्चों को सुरक्षित बनाएं। डॉक्टर साहब, और भी क्या चैलेंजेस जो है आपने देखा, और कैसे मध्य प्रदेश, कई बार ये देखा गया कि एक नज़ीर बना दूसरे प्रदेशों के लिए भी कि काफ़ी इफ़ेक्टिवली जो है कंट्रोल किया कोरोना वायरस को? जो मैं पहले बात कर रहा था कि दो चीज़ों पे बताना चाहूँगा आपको। एक तो हमको लगा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ाना बहुत आवश्यक है, और तीसरी लहर के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के और विभाग के और सभी के प्रयासों से, जहाँ हमारे पास बहुत ही कम आईसीयू के बेड्स थे, तो हम 2000 से ज़्यादा आईसीयू बेड तैयार कर चुके हैं। 500 से अधिक बच्चों के लिए भी बेड तैयार कर चुके हैं, और अभी भी एचडीओ की भी उतनी संख्या में हमारे पास उपलब्ध है। साथ ही चूँकि ये लड़ाई जो पूरी लड़ाई है लड़ी गई है, वो सिर्फ एक विभाग ने या शासन ने नहीं लड़ी है, जनता का उतना ही सहयोग था। जी जी। और आपने सुना होगा कि हमारा मध्य प्रदेश का जो मॉडल था वो जन भागीदारी का था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लगातार गांव के हर व्यक्ति तक बात की, जिसमें ग्राम पंचायत स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कम्युनिटी ग्रुप कहा, ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी थी, जिला स्तर पे थी, और उसमें एक बहुत ही अनूठा मुझे लगता है एक जन भागीदारी का मॉडल था। इसमें किसी भी पक्ष या किसी प्रकार के ना देखते हुए जो भी उस गांव के लोग, जो सक्षम लोग हैं, नेचुरल लीडर्स हैं, उनको सभी को उसमें शामिल किया। लोगों ने बढ़ चढ़ कर उसमें रोक लगाई, बढ़ चढ़ कर उसमें भाग लिया, और जितने भी आवश्यक जनता का सहयोग अदरवाइज मिलना मुश्किल था, लोग डरते थे, वही लोगों ने आकर लोगों को खाना खिलाया, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करवाया, किसी को ट्रांसपोर्टेशन करना, उपचार करना, उसमें मदद की। और सबसे बड़ी बात है, जब सबसे बड़ी जो कारगर उपाय था वो वैक्सीनेशन था। जी जी। उसमें इन्हीं कमेटियों ने आगे आकर लोगों को, अपने मोहल्ले को, अपने गांव को, अपने ब्लॉक को और अपने ज़िले को आगे रखते हुए लोगों को वैक्सीनेशन करवाया। और हम तीसरी लहर में देखें कि बहुत ही कम लोग प्रभावित हुए जी। बहुत ही लोगों को इन्फेक्शन हुआ, बहुत लोगों को इन्फेक्शन भी हुआ तो लोगों को तकलीफ कम हुई, और हम एक उससे बच के निकल गए। तो एक कहने के लिए बहुत मुश्किल टेक्निकल इशू है हेल्थ का, लेकिन मध्य प्रदेश के जन भागीदारी के जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसकी संकल्पना रखी थी, जी जी, ये बहुत ही कारगर रहा। क्योंकि लोग आगे आकर, क्योंकि हेल्थ सीकिंग बिहेवियर बहुत मुश्किल होता है, विशेषतः पेंडेमिक में जो कन्फ्यूजन होता है, तो हेल्थ सीकिंग बिहेवियर बहुत मुश्किल होता है। और एक तरफ तो ये होता है, दूसरी तरफ अनमेट नीड्स भी होती है लोगों को चीज़ें नहीं मिलती। लेकिन जनता खुद ही जब सामने आती है तो बहुत ही आदर्श स्थिति होती है हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए, हमको बहुत आसानी हुई। उसके साथ साथ जैसे कहा कि आईसीयू बेड बढ़ाया हमने, ऑक्सीजन के बारे में जितनी द्वितीय लहर में हमने देखा कि बहुत ही बड़ा क्राइसिस था। जी जी। अब हम ऑक्सीजन के सरप्लस है, पर्याप्त ऑक्सीजन की उपलब्धता है ट्रांसपोर्टेशन की, और इसके माध्यम से साथ ही हमारे यहाँ लैबोरेटरी की काफ़ी सुदृढ़ीकरण किया गया है। तीसरी बात हमारे तक वो आई थी कि ड्रग्स और जो आवश्यक चीज़ें होती है और टेस्टिंग की आवश्यकता होती है, जैसे आपने कहा टेस्टिंग का जिक्र किया जी जी, कि हमारे पास 150 टेस्ट होते थे। अब हम सिर्फ 150 टेस्ट होते थे, आज के डेट में हम लाख के ऊपर टेस्ट आराम से कर सकते हैं। अभी भी हम प्रतिदिन 1 लाख के ऊपर हम टेस्ट कर सकते हैं, इतनी हमारी क्षमता है। शासकीय भी है, प्राइवेट भी है, और हमने आउटसोर्स एजेंसी भी करवाई है ताकि जितनी भी हम चाहे उसे हम टेस्ट कर सकते हैं। तो एक रिजालेंट स्ट्रक्चर मध्य प्रदेश में बनाया है ताकि आने वाले समय में भी इसी हम प्रार्थना करते का स्थिति ना हो, लेकिन कभी होगा तो उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। सही कहते हैं कि कई बार ये आपदाएं जो होती हैं बहुत सारी सीख देकर जाती हैं, और जैसा कि दूसरी लहर के अंदर तो हमने देखा था कि प्रदेश के अंदर जो है विमान से सैंपल भेजे गए, प्रदेश के अंदर विमान से बड़े बड़े ऑक्सीजन के ट्रक भेजे गए और तुरंत ऑक्सीजन बुलाई गई और उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई। लेकिन साथ ही में जैसा कि सुदाम खाड़े साहब ने बताया कि अब इतने सारे आईसीयू बेड बन गए हैं, इतने सारे ऑक्सीजन के बेड बन गए हैं,
और हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफ़ी मजबूत हो गया है। तो कहीं ना कहीं इस आपदा से ये लाभ भी हुआ कि हम आने वाली आपदाओं के लिए पूरी तरह तैयार हो गए हैं, और तीसरी लहर के लिए पूरी तरह तैयारी थी। और थैंक्स टू वैक्सीनेशन जो प्रधानमंत्री महोदय ने पूरे देश के अंदर चलाई, उससे लोग जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए। डॉक्टर साहब, बहुत सारे अस्पताल छोटे छोटे उस ज़माने में आपने देखा था खुल गए थे, और जिन्होंने बहुत सारे मरीज़ों को उस समय तत्कालीन सुविधाएं प्रदान करी, और इस चक्कर में अस्पतालों की बहुत सारी मशरूमिंग भी हो गई। तो इस दिशा के अंदर फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए आप लोगों की तरफ से कोई प्रयास हो रहा है? ये सही है कि एक पता चला कि हमको कि इंफ्रास्ट्रक्चर की और प्राइवेट हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत है। तो ये एक सबसे अच्छा मॉडल तो कोरोना के दौरान आपने देखा होगा कि लोगों को मुफ्त उपचार देना बहुत बड़ा काम मध्य प्रदेश में हुआ है। उसमें लिए आयुष्मान भारत में ही जो ऑलरेडी हॉस्पिटल थे उनको हमने एम्पैनल किया, साथ साथ नए हॉस्पिटल सिर्फ कोविड के उपचार के लिए किए गए, जिसमें 40% राशि मध्य प्रदेश सरकार ने उसमें दी जी, ताकि लोगों को नियरेस्ट डोर स्टेप पे लोगों को उपचार हो सके। इससे सीखते हुए भी हमने अब कोशिश की है कि हमारे भी लगभग पिछले साल ही 263 नई संस्थाएं शासन में से स्वीकृत हुई है। आयुष्मान भारत बहुत बड़ा एक लोगों को कैश फ्री ट्रीटमेंट देने का जरिया बना हुआ है, और 5 लाख तक एक परिवार को उपचार देना बहुत बड़ी बात है, और ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी को उसका इलाज हो भी जाता है। तो हम दोनों तरफ से कर रहे हैं कि एक तरफ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम बढ़ा रहे हैं, 263 नई संस्थाएं पिछले साल सैंक्शन हुई हैं, इस साल हम लगभग उतने करने जा रहे हैं। वार्ड्स बढ़ा रहे हैं, बीच बीच में जो हमारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स थे, सब हेल्थ सेंटर्स थे, CHCs है, उसको हमने अभी जो भारत सरकार की स्कीम है उसके तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में आगे लेके जा रहे हैं, ताकि लोगों की सिर्फ इन्फेक्शियस डिसीजेस नहीं है, लेकिन जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, डायबिटीज़ है, कैंसर है, हाइपरटेंशन है, उसको भी हम उपचार करने के लिए उनकी सेवाएं को वो कर रहे हैं। एक जानकारी आपको बताना चाहूँगा। जी जी, टेस्टिंग की बहुत बड़ी दिक्कत हम देखते हैं कि ज़्यादातर पहले तो ये परिचालन है कि जब टेस्टिंग अवेलेबल नहीं होती हॉस्पिटल में, विशेषतः शासकीय अस्पतालों में, तो हम लोगों को रेफ़र करते बाहर टेस्टिंग के लिए। जी जी, अब हमने वेटलीज एक मॉडल हमारा 32 सिविल हॉस्पिटल और सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 101 प्रकार के टेस्ट फ्री में होती है। अरे वाह, वो आउटसोर्स पूरा किया गया है। जो बचे हुए सिविल हॉस्पिटल, हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और PHC जो है, वहाँ पे भी हमने अलग अलग लगभग 45 और अलग अलग इस प्रकार के टेस्ट है, उसको हब एंड स्पोक मॉडल के माध्यम से अभी स्थापित कर रहे हैं। मुझे लगता है 1 महीने के अंदर पूरा स्थापित हो जाएगा। लगभग 3 ब्लॉक अभी ऑलरेडी काम कर रहे हैं। बहुत ही अनूठा मॉडल है, जिसके तहत PHC से हम सैंपल उठाते हैं, CHC तक लेके आते हैं, और 24 घंटे दूर से रिपोर्ट उसको मोबाइल पे भी और हाथ से और वहाँ पे दे देते हैं। जी जी, ताकि अदरवाइज लोग, तो हमारे पास अभी ऐसा हो रहा है कि लोग प्राइवेट क्लिनिक से लोग सरकारी अस्पताल में भेज रहे हैं ताकि इसे टेस्ट करवाओ। बहुत ही अच्छी बात। ये क्योंकि आम आदमी की सबसे बड़ी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर टेस्ट से होता है, ड्रग से होता है, और डायग्नोस्टिक की जो टेस्टिंग होती है। तीसरी बात, पेरीफेरी में हमारे पास कई बार डॉक्टर्स की उपलब्धता नहीं होती है, उसको हमने अभी टेली कंसल्टेशन के माध्यम से बहुत ही स्ट्रांग नेटवर्क लेके आ रहे हैं। जब हमारे पास लोगों के रिपोर्ट्स रहेंगे, हिस्ट्री रहेगी, हमारे पास डायग्नोस होगा, तो हम लोगों को वहाँ के उपचार भी दे सकते हैं, और आदमी को बहुत ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। जो कि पहले जो संकल्पना थी कि वहाँ फैमिली डॉक्टर थे, आसपास से उनको उपचार मिलते थे, वही संकल्पना को हम हमारे डोर स्टेप के पास ही हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि डायग्नोस्टिक, लैब की सर्विसेज और उपचार के लिए टेलीकंसल्टेशन और प्रत्यक्ष डॉक्टर, ये तीनों हम चीज़ें जा रहे हैं, ताकि लोगों को जो उपचार है वो शासकीय स्तर पे मिल सके, और जहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ भी आयुष्मान के हम लोगों को मध्य प्रदेश में उसको कर लेंगे, क्योंकि लगभग 96% परिवारों को हम आयुष्मान भारत का जो हमारा टारगेट है, उसमें किसी न किसी एक परिवार के मेंबर को हमने ऑलरेडी आयुष्मान भारत का कार्ड बनाया है लोगों को उपचार करने के लिए। ये 2 चीज़ें हैं। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा मैं कि कोविड में हमने देखा कि CT स्कैन की बहुत दिक्कत आई थी, तो हम लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अभी CT स्कैन लगा रहे हैं, और उसका रेट अब देखेंगे, जब प्राइवेट में कई हज़ारों में रहते हैं, वो हमारे 700 से 800 रुपये का रेट है, वो भी हम फ्री में देने जा रहे हैं, दे भी रहे हैं, ज़्यादातर हॉस्पिटल हो गया है, और 1 महीने के अंदर मुझे लगता है बाकी हॉस्पिटल में हो जाएगा।
बहुत ही सही बात बताई। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते थे कि हमें हमेशा आपदा को अवसर के रूप में देखना चाहिए, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के जो हेल्थ कमिश्नर है उन्होंने जो आज सारी बानगी यहाँ पर दी, उससे लगा कि मध्य प्रदेश ने वास्तव में कोरोना के क्राइसिस को, आपदा को एक अवसर के रूप में बदला है और अपने सारे हेल्थ स्ट्रक्चर को पूरे प्रदेश के अंदर जो है सुदृढ़ कर दिया है। और जिस तरीके से सुदाम खाड़े जी ने बताया कि व्यक्ति को उपचार मिले, व्यक्ति को जो है जांच की सुविधा मिले, और जब जांच और उपचार व्यक्ति के पास पहुंच जाए तो उसको टेली कंसल्टेशन के माध्यम से एक अच्छी सलाह भी मिले। और 96% परिवारों को अगर आयुष्मान भारत में कवर कर देंगे तो डेफिनेटली ये गरीब लोगों को, जिसे कहते हैं कि स्वास्थ्य का अधिकार, जो उनका मूलभूत अधिकार है, वो उनको मिल जाएगा। मुझे लगता है सुदाम खाड़े जी, आज आपसे बातचीत करके और इसको सुनकर प्रदेश की जनता काफ़ी आशान्वित होंगी। आप स्टूडियो में आए, इतनी कुछ जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।